नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गए हैं? क्या वे कांग्रेस के कुछ नेताओं को राहुल गांधी के खिलाफ बगावत के लिए उकसा रहे हैं? आखिर अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की बोलती बंद कर देने वाले प्रधानमंत्री मोदी को यह चिंता क्यों है कि कांग्रेस के कई सक्षम युवा नेताओं को राहुल गांधी बोलने नहीं देते? और सबसे बड़ा सवाल ये कि प्रधानमंत्री मोदी क्या भूल गए हैं कि उन्होंने बीजेपी के कई सक्षम युवा नेताओं के राजनीतिक भविष्य में अंधेरा घोल रखा है। बात करेंगे आज इसी मुद्दे पर। तो शुरू करते हैं आज का सफर। ये तस्वीर देखिए, ये दो तस्वीरें हैं। राहुल गांधी बिहार में इन दिनों जबरदस्त एक यात्रा निकाल रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों में सैकड़ों किलोमीटर का फर्क है, लेकिन जुड़ाव बहुत सीधा है। बिहार में चल रही राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में लाखों लोग उमड़ रहे हैं और इसका असर देश के राजनीतिक परिदृश्य पर पड़ रहा है। एसआईआर को वोट चोरी का दांव बताते हुए विपक्ष आक्रामक है और वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ियों को जनता भी स्वीकार कर रही है। ऐसे तमाम सर्वे आ गए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि 60% से ज़्यादा लोग बिहार में मानते हैं कि वोट की चोरी हो रही है। और ये सर्वे तब हुए थे जब बिहार में जो राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा थी वो शुरू भी नहीं हुई थी। इस समय वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बिहार में ही नहीं गूंज रहा है, उसका असर संसद में भी नजर आ रहा है। संसद के मानसून सत्र में बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में यह नारा लगा, वोट चोर गद्दी छोड़। विपक्ष की इस आक्रामकता ने ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो खौफ था वो खत्म कर दिया है, जिसके साए में खुद उनकी पार्टी के नेता रहते हैं। प्रधानमंत्री की साख का आलम यह है कि 21 अगस्त को मानसून सत्र खत्म होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष की ओर से दी गई चाय पार्टी का भी विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया। ये दो तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर पिछले साल की है, जब सत्र के समापन के बाद चाय पार्टी हुई तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी हैं और तमाम इंडिया गठबंधन और एनडीए के नेता लोग हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट है। और ये जो तस्वीर है, आप फर्क साफ देख सकते हैं। एक साल में इन दो तस्वीरों का जो फर्क है वो देश में आए राजनीतिक माहौल में जो परिवर्तन हुआ है उसका सबूत भी है। इस तस्वीर में लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैं। ये लोग न जाने किस चिंता में डूबे हुए हैं। चाय पार्टी में विपक्ष तो नदारद ही था, ये खुद भी, इनके बीच भी कोई बहुत उत्साह नज़र नहीं आ रहा था। जो चाय पार्टी है और जो चाय है वो पक्ष और विपक्ष के बीच सौहार्द और संवाद की संभावनाओं का प्रतीक है, लेकिन इस तस्वीर में संवाद की सभी संभावनाओं के समाप्त होने का ऐलान हो रहा है। चेहरे देखिए, चेहरे पर चिंता की लकीरें बता रही हैं कि सोच में वही हावी है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर सड़कों को गरमा रहा है ताकि सरकार संविधान की हद में रहे। जी हां, राहुल गांधी ही इस चिंता का विषय थे। इसका सबूत यह है कि एनडीए नेताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, या कहिए कि राहुल गांधी पर निशाना साधने से वे बाज नहीं आए। उन्होंने जो कहा वो बताता है कि राहुल गांधी उनके लिए ऐसे सरदर्द बने हुए हैं जो लोकसभा अध्यक्ष की चाय पीकर भी कम नहीं हुआ। उन्होंने क्या कहा, ये देखिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कई प्रतिभाशाली और युवा सांसद हैं, लेकिन नेतृत्व की असुरक्षा के कारण उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता। यानी अगर वो बोलेंगे तो राहुल गांधी असुरक्षित हो जाएंगे, ऐसा इशारा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और वो साफ तौर पर अगर कहा जाए तो शशि थरूर और मनीष तिवारी जैसे नेताओं की ओर इशारा कर रहे थे, जिनका नाम कांग्रेस ने प्रस्तावित नहीं किया था, लेकिन सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में प्रचार करने के लिए उन्हें दुनिया के कई देशों में भेजा। पर जब इस मुद्दे पर संसद में बहस हुई तो ये लोग बोलने वालों की लिस्ट में नहीं थे। महफिल खुद राहुल गांधी ने लूट ली थी। ऐसे ऐसे सवाल पेश किए थे राहुल गांधी ने कि सरकार बगले झांक रही थी।
वैसे राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी भूल गए कि एक दिन पहले ही कांग्रेस की ओर से मनीष तिवारी ने संविधान और कानून में संशोधन के उन बिलों को लेकर कुछ गंभीर आरोप उनकी सरकार पर लगाए थे, जिन बिलों के तहत दोषी सिद्ध हुए बिना अगर किसी मंत्री को महज आरोप लगने के बाद 30 दिन जेल में रहना पड़े तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। मनीष तिवारी ने क्या कहा था, ये सुनिए। मनीष तिवारी ने कहा था कि ये तीनों विधेयक भारत के संविधान के मूलभूत स्वरूप के खिलाफ हैं। भारत का संविधान कहता है कि आप तब तक बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं होता। आप किसी जांच अधिकारी या एसएचओ को हमारे प्रधानमंत्री का बॉस नहीं बना सकते। जी हां, इस विधेयक में प्रधानमंत्री को भी शामिल किया गया है, लेकिन सब जानते हैं कि कोई भी एजेंसी ऐसी नहीं हो सकती जो प्रधानमंत्री या कैबिनेट मंत्री के खिलाफ एफआईआर करे। वो तो विपक्ष के मुख्यमंत्री या मंत्री के खिलाफ ही करेगी। और ऐसे उदाहरण हैं कि बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुलकर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बनकर तमाम नेता घूम रहे हैं, जबकि वो कितने बड़े दागी हैं इसको लेकर बीजेपी लगातार प्रचार करती रही है, चाहे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा रहे हों या फिर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार। बहरहाल मोदी जी को लगता है कि ऐसे तमाम नेताओं से राहुल गांधी असुरक्षित हो जाते हैं जो अच्छा बोल लेते हैं, यानी वे अपने आगे किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, या सीधे कहें कि ऐसी किसी चुनौती को पनपने नहीं देना चाहते जो भविष्य में खतरा बन सके। तो जरा इन्हीं कसौटियों पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कसा जाए। पहले उनका हाल जान लेते हैं जो मोदी जी के उत्कर्ष के पहले बीजेपी की पहचान हुआ करते थे। वे अभी भी जीवित हैं, लेकिन उनकी कोई खोज खबर लेने वाला जैसे है ही नहीं। ये तस्वीरें देखिए, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, शांता कुमार, ये सारे लोग बीजेपी के चेहरे हुआ करते थे, यानी पहली पंक्ति के जो नेता थे बीजेपी के, उसमें ये सब थे और ये अभी सब लोग हैं, लेकिन ज्यादातर लोग धीरे धीरे इन्हें भूलते जा रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी जिस रथ यात्रा के जरिए बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार मिला, उसका नेतृत्व इन्होंने ही किया था। वाजपेयी के समय, यानी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री तो थे ही, प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, पर 2004 में सरकार चली गई, फिर 2009 में भी नहीं जीत पाई। 2014 में उन्हें टिकट जरूर मिला, लेकिन आगे कर दिए गए नरेंद्र मोदी और फिर सरकार बन गई, लेकिन आडवाणी जी को नेपथ्य में डाल दिया गया। मोदी जी ने कभी नहीं चाहा कि आडवाणी जी किसी पद पर रहें और 2019 में तो उन्हें टिकट भी नहीं दिया गया। वे अब मार्गदर्शक मंडल में हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने की संभावनाएं जताई गई थी। इस बीच कई बार राष्ट्रपति के चुनाव हुए, 2 बार तो हुए ही, उपराष्ट्रपति भी, लेकिन आडवाणी जी के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। ऐसे ही मुरली मनोहर जोशी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, 2014 के बाद यानी मोदी जी के आने के बाद ये किसी भूमिका में नहीं है। कभी इस देश में नारा गूंजता था, भारत मां के 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर, यानी बीजेपी का ये प्रमुख नारा था। लेकिन मुरली मनोहर जोशी कहाँ हैं, क्या उनका उपयोग है, ये कम से कम मोदी जी के राज में ये सवाल उठते ही नहीं हैं। और यशवंत सिन्हा जो एक वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे और आर्थिक मामलों में इनकी काफ़ी पकड़ मानी जाती है, ये कभी आईएएस भी हुआ करते थे, लेकिन मोदी सरकार ने या मोदी जी ने इनका कोई उपयोग नहीं किया। और जब इन्होंने मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की, ख़ास तौर पर नोटबंदी वगैरह की, तो विवाद काफ़ी बढ़ा और 2018 में इन्होंने बीजेपी छोड़ दी। अब ये मोदी जी के एक प्रबल आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। शांता कुमार, ये भी बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, इन्हें भी कोई सक्रिय भूमिका नहीं है। ये 3 नेता खास तौर पर अगर इनको छोड़ दिया जाए, यशवंत सिन्हा को, तो ये सब लोग मार्गदर्शक मंडल में ही एक तरह से हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से शांता कुमार उसमें नहीं है, आधिकारिक रूप से तो उसमें मोदी जी और राजनाथ सिंह भी हैं, ये दिखाने के लिए कि मार्गदर्शक मंडल सिर्फ रिटायर लोगों का नहीं है, लेकिन न उसकी कभी बैठक होती है, न कभी कोई मशवरा लिया जाता है।
मोदी की राजनीतिक यात्रा में ऐसा नहीं कि सिर्फ बुजुर्ग नेताओं के साथ ऐसा हुआ है, कई युवा नेता भी शामिल रहे हैं जो या तो रहे नहीं या फिर नेपथ्य में चले गए। मोदी की संवैधानिक पदों की जो यात्रा है, यानी मुख्यमंत्री बनने के साथ, उसकी शुरुआत में ही बीजेपी के एक बड़े नेता से उनकी ऐसी टकराहट हुई जिसकी याद भुलाना कम से कम गुजरात के लोगों के लिए तो बेहद मुश्किल है। और वो थे हरेन पांड्या, माफ करिएगा। हरेन पांड्या बीजेपी के युवा चेहरों में से थे। जब मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो वे उसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे जहां से हरेन पांड्या विधायक थे। ये गृह मंत्री थे गुजरात में। उन्होंने लेकिन इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, तो फिर मोदी जी को कहीं और से चुनाव लड़ना पड़ा। पांड्या ने 2002 में जो गुजरात दंगे हुए उसमें मोदी की कार्यशैली की बतौर मुख्यमंत्री काफ़ी आलोचना की और पार्टी के कई नेताओं से मुलाकात करके कहा कि मोदी अपने निजी स्वार्थों के लिए बीजेपी और आरएसएस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 26 मार्च 2003 को अहमदाबाद में पांड्या की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीबीआई ने दावा किया कि यह हत्या 2002 के दंगों का बदला थी, लेकिन पांड्या के पिता विट्ठल भाई पांड्या ने खुले तौर पर नरेंद्र मोदी पर हत्या का आरोप लगाया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। पांड्या की पत्नी जागृति पांड्या ने भी इस तरह के कई इशारे किए, सवाल उठाए, लेकिन सबूतों के अभाव में कुछ हुआ नहीं। वैसे चर्चा ये भी थी कि हत्या से पहले ही मोदी जी हरेन पांड्या को संगठन से हटाने की कोशिशें शुरू कर चुके थे। उनकी हत्या आज भी विवादास्पद है। अब जरा एक और युवा नेता से मिलिए, संजय जोशी। ये आरएसएस के प्रचारक रहे और गुजरात में बीजेपी के संगठन को मजबूत करने वाले सबसे महत्वपूर्ण नेता के रूप में संजय जोशी का नाम लिया जाता है। ये रणनीतिकार माने जाते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ उनका तनाव था। 2001 में जब मोदी गुजरात के सीएम बने तो जोशी को संगठन से हटाने की कोशिशें तेज हो गई। 2005 में एक सेक्स सीडी सामने आई जिसके जरिए जोशी को काफी बदनाम किया गया। उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। बाद में वो सीडी फर्जी पाई गई। 2012 में संजय जोशी थोड़े समय के लिए संगठन में उन्हें वापस लिया गया, लेकिन मोदी जी के दबाव में उन्हें फिर से हटा दिया गया। आज की स्थिति यह है कि जोशी बीजेपी में हैं, लेकिन किसी बड़ी भूमिका में नहीं है। अगर आपको ये बातें पुरानी लग रही हैं तो जरा एक और चेहरे से मिलिए जिसने पिछले दिनों हाल में काफी सुर्खियां बटोरी। ये हैं राजीव प्रताप रूडी। बीजेपी के बेहद काबिल युवा नेता माने जाते रहे। 1996 से लोकसभा में हैं। इस समय भी बिहार के सारण लोकसभा सीट से सांसद हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में इन्होंने वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री के रूप में काम किया। उसके बाद इन्हें नागरिक उड्डयन मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। ये पायलट भी हैं। मोदी सरकार में शुरू में ये कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री बनाए गए थे। कुछ समय के लिए संसदीय कार्य मंत्री भी रहे, लेकिन 9 नवंबर 2014 से 31 अगस्त 2017 तक ही इनका कार्यकाल रहा, 3 साल से भी कम। और मंत्रिमंडल विस्तार में एक बार जब उनका पत्ता कटा 2017 में, तो उसके बाद ये नेपथ्य में ही रहे। इनका कोई इस्तेमाल मोदी जी ने नहीं किया। ये भी बहुत अच्छा भाषण देते हैं। हाल ही में दिल्ली का जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है उसके सचिव प्रशासन का चुनाव इन्होंने लड़ा, जिस पर वो 2 दशकों से हैं, यानी हैं वहाँ के सेक्रेटरी। तो बीजेपी के ही एक और नेता जो पूर्व सांसद हैं संजीव बालियान, उन्हें मुकाबले के लिए उतार दिया गया। यानी अपनी ही पार्टी के एक नेता के खिलाफ एक दूसरे नेता को उतार दिया गया। और ये काफी प्रचार था कि बालियान को अमित शाह का समर्थन हासिल है। तो इस तरह राजीव प्रताप रूडी का जो पूरा राजनीतिक करियर था वो किस तरह से पार्टी में खत्म हुआ, ये सब हमारी आंखों के सामने है। 2 और नेताओं को देखिए जो कभी पार्टी के अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में पहचान रखते थे। आप समझ ही गए होंगे, शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी मोदी जी की कैबिनेट में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। 2022 में लेकिन जब मंत्रिमंडल से हटाए गए तो अब सांसद भी नहीं है। शहनवाज हुसैन अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण पदों पर रहे, लेकिन मोदी जी के काल में उन्हें बनवास दे दिया गया। शायद इसलिए कि वाजपेयी की हार के लिए उन्होंने गुजरात दंगों को एक वजह माना था। 2021 में इन्हें बिहार विधानसभा परिषद का, माफ करिएगा, सदस्य बनाकर
नीतीश कैबिनेट में शामिल किया गया था, यानी दिल्ली की जगह उन्हें पटना भेज दिया गया। लेकिन अब वहां वो मंत्री भी नहीं है और उनका जो विधान परिषद का कार्यकाल है वो भी समाप्त हो चुका है। यानी मोदी जी जब कांग्रेस के युवा और सक्षम नेताओं की उपेक्षा की ओर इशारा करते हैं तो जरा अपने गिरेबान भी उन्हें झांक लेना चाहिए, जहां उनके खिलाफ बोलने वाले राजनीतिक बियाबान में चले ही जाते हैं। वे जिनके सहारे राहुल पर हमला बोल रहे हैं, अगर वे उनकी पार्टी में होते और वही करते जो उन्होंने कांग्रेस में किया है तो उनका अता पता नहीं होता। क्या किया उन्होंने? कांग्रेस के नेताओं ने 2020 में 23 पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी में संगठनात्मक सुधार और लोकतंत्र की मांग की। इसे G23 या ग्रुप 23 कहा गया। ग्रुप 23 यानी 23 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए। इस समूह ने गांधी परिवार के नेतृत्व पर सवाल उठाए, लेकिन क्या इन नेताओं को सजा मिली? इसमें शामिल 3 महत्वपूर्ण नेताओं से आप मुलाकात करिए। यह है शशि थरूर, मनीष तिवारी और मुकुल वासनिक। शशि थरूर जो हैं वो तिरुवनंतपुरम से अभी भी सांसद हैं। थरूर ने 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ AICC अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा, फिर भी उन्हें 2024 में टिकट मिला और वे सांसद बने। जिन्होंने G23 में साइन किया लेटर में, उन्हें टिकट दिया गया, वे अध्यक्ष का चुनाव लड़े और अभी भी सांसद हैं और महत्वपूर्ण पदों पर हैं। मनीष तिवारी, इन्होंने भी G23 के उस लेटर पर साइन किया था, लेकिन चंडीगढ़ से इन्हें टिकट मिला और ये फिर 2024 में सांसद बने लोकसभा के, जबकि 2019 में इन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। मुकुल वासनिक CWC के सदस्य हैं, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, और ये भी G23 में शामिल थे, लेकिन इन्हें पार्टी के महासचिव पद का एक दायित्व सौंपा गया और 2022 में राजस्थान से राज्यसभा में इन्हें भेजा गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाने वालों को क्या दोबारा टिकट मिलता? क्या उनका कोई राजनीतिक करियर बीजेपी में बचता? जरा इस तस्वीर को देखिए, आपको शायद मोदी जी और बीजेपी के सांसदों के बीच का रिश्ता समझ में आ जाए। ऐसा लगता है कि एक टीचर और एक क्लास का स्टूडेंट है, वो खड़ा हुआ है, और जो खड़े हैं इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। ये पार्टी के बेहद कद्दावर नेता थे, दिल्ली में बीजेपी के चेहरा थे, केंद्रीय मंत्री थे जब कोविड इस देश में फैला, यानी पिछला जो कार्यकाल था 2019 से 24 के बीच में, उसमें ये स्वास्थ्य मंत्री थे। लेकिन 2024 में इनका टिकट ही कट गया। दिल्ली में लंबी पहचान और लंबे इनका जो अनुभव था, इसके बावजूद विधानसभा में भी इनका कोई रोल नहीं रहा और मुख्यमंत्री बनाने के बारे में भी विचार नहीं किया गया और अचानक रेखा गुप्ता सामने लाकर रख दी गई। तो ये सांसद और मंत्री या कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री, जबकि प्रधानमंत्री भी एक मंत्री ही होता है, तो फर्स्ट एमंग इक्वल्स उसे कहा जाता है, यानी बराबर है लेकिन उनमें आगे हैं वो। लेकिन इस तरह का रिश्ता, ये रिश्ता आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। वैसे पार्टी के 2 और दिग्गज नेता हैं, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह। एक की महाराष्ट्र में तो दूसरे की कभी उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी। राजनाथ सिंह तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। अब इन दोनों की बोलती राजनीतिक मामलों में तो बंद ही है। मोदी राज में अब इनके बयानों के लिए, जिन्होंने दशकों तक बयान दे देकर सुर्खियां बटोरी, अब उनके बयान सुनने के लिए आपके कान तरस जाएंगे। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, लेकिन रक्षा सौदों के समय जो डील होती है उसमें मोदी जी मौजूद रहते हैं, उनकी चर्चा होती है। नितिन गडकरी की छवि अच्छी है, खास तौर पर सड़कों को विस्तार देने के लिए मोदी जी से उनकी नाराजगी के मतलब विस्तार देने के लिए उनकी छवि अच्छी मानी जा रही है। लेकिन मोदी जी से उनकी नाराजगी के इशारे मिलते रहते हैं, कोई खुलकर नहीं बोलता, लेकिन ऐसा समझा जाता है। राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा रहती है। एक समय बीजेपी के तमाम दिग्गज खुलकर बोलते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के समय उनसे उलट राय या स्वतंत्र राय रखने वालों की एक लंबी कतार थी। अपनी राय व्यक्त करने की पूरी आज़ादी थी।
लेकिन मोदी जी के साथ आए पूर्ण बहुमत ने बीजेपी के अंदर लोकतंत्र पर, जो भी लोकतंत्र था, उस पर ताला लगा दिया। हाल यह है कि बीजेपी का अध्यक्ष भी अगर मोदी जी की मर्जी का नहीं है तो पद पर नहीं रह सकता। जैसे इस समय का हाल है, जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन दूसरा कोई बन ही नहीं पाया क्योंकि आरएसएस मोदी जी की मर्जी को स्वीकार नहीं कर पा रहा और मोदी जी तैयार नहीं कि उनकी मर्जी के बिना कोई बीजेपी का अध्यक्ष बन जाए। खैर, लोकतंत्र देश में भी मजबूत और पार्टियों में भी, इससे सुंदर बात क्या हो सकती। लेकिन कांग्रेस को नसीहत देने के पहले मोदी जी को एक नज़र बीजेपी पर भी डालनी ही चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर सच बताने का हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो शो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.